हाँ, तो देखना बच्चों, देखना पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ चीज़ें देख ली थी, तो उसको मैं थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो हमने देखा था कि जनरल 2 डिग्री जो इक्वेशन होता था वो क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस कितना बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस कितना c इक्वल टू कितना 0। ये तुम्हारा कोई भी जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन होती थी। अब ये जो जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन है, ध्यान देना, ये कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता था तुम्हारा पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है ना। यही समझना, आगे पढ़ोगे सर्कल को भी रिप्रेजेंट करता है। यही समझना एलिप्स को भी कर सकता है। यही सेम तुम्हारा हाइपरबोला को भी कर सकता है, समझ गए ना। तो ये जो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है वो इनमें से किसी को भी कर सकता है, इवन से ना सिंगुलर पॉइंट को भी कर सकता था। ठीक है, तो मैं ईटीसी लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो ये समझना, ये जो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन थी, इसमें डिफरेंट ए बी सी एच जी एफ की वैल्यू के लिए ये इनमें से किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता था। बट पिछली क्लास में हम लोगों ने किसके लिए पढ़ा था कि ये पेयर ऑफ लाइंस को कब रिप्रेजेंट करेगा। तो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता था, जब तुम्हारा डेल जो हम लोग निकालते थे, अगर जीरो हो जाता था तो पॉसिबिलिटी थी कि ये फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान देना, पॉसिबिलिटी थी। उसके बाद फिर हमें क्या चेक करना पड़ता था, एच स्क्वायर माइनस का ए बी, हमें ये चेक करना पड़ता था कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। उसके हिसाब से डिफरेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की हमें कंडीशंस मिलती थी। ठीक है, फिर हमने इसके बाद हमने देखा था होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन सिंपली क्या थी, जहां पे हर टर्म की जो डिग्री थी वो सेम थी। तो मैंने हर टर्म की डिग्री को क्या मान लिया था, 2 मान लिया था। ये तुम्हारा होमोजेनियस इक्वेशन था। और ये जो होमोजेनियस इक्वेशन था, दिस ऑलवेज, ध्यान देना, दिस ऑलवेज रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये हमेशा ही तुम्हारा क्या करता था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को ही रिप्रेजेंट करता था जिनका पॉइंट ऑफ रोटेशन तुम्हारा क्या होता था, ओरिजिन। समझ गए, ये हमेशा क्या करेगा, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा जिनका जो पॉइंट ऑफ रोटेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, तुम्हारा ओरिजिन होगा। ठीक है, इनके बीच का हमने जो देखा था, जो एक्यूट एंगल होता था, वो हमने देखा था कितना आता था, tan थीटा इज इक्वल टू कितना 2 अंडर रूट ऑफ कितना एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन कितना ए प्लस बी। ठीक है, और समझना सेम यही एंगल इसके लिए भी ट्रू है। मीन्स अगर समझना कोई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस अगर बन रहा है इसमें, मीन्स अगर डेल अगर जीरो हो गया तो उनके बीच में भी समझना जो एंगल होगा वो अभी भी तुम्हारा समझना कितना होगा, 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये समझ में आया। मीन्स ये होमोजेनियस के लिए ट्रू नहीं है। अगर कोई भी जनरल 2 डिग्री अगर इक्वेशन होगा, उस केस में भी अगर ये लाइंस है, पेयर ऑफ लाइंस अगर हैं, तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो अभी भी तुम्हारा यही आएगा। ठीक है, ये इसलिए आता है समझना क्योंकि ये जो 3 टर्म्स होते हैं, ध्यान देना, ये जो 3 टर्म्स होते हैं ये बस सिंपली क्या करते हैं, ग्राफ को शिफ्ट करने के काम आते हैं। दिस ओनली शिफ्ट्स द ग्राफ, ग्राफ शिफ्ट्स। इन तीनों की वैल्यूज अगर तुम चेंज करोगे, मींस जी, एफ और सी की वैल्यू अगर तुम चेंज करोगे, तो ये सिंपली बस तुम्हें ग्राफ को शिफ्ट करने के काम आएंगे। ये ग्राफ के शेप पे कोई भी फर्क नहीं डालेंगे। मींस अगर मान के चलो डेल जीरो हो चुका है, तो देखो डेल जीरो हो चुका है, मींस स्ट्रेट लाइन तो बनना ही है। तो स्ट्रेट लाइन बनना है तो उसका ये जो तीनों वेरिएबल्स होंगे ये सिंपली क्या करेंगे, ग्राफ को शिफ्ट करने के काम आएंगे। उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल जो होगा वो सिंपली ये 3 टर्म्स ही डिसाइड करेंगे। तो अगर तुमने ए बी और एच को अगर फिक्स कर दिया तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस तुम्हारे क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। अब जी एफ सी अगर तुम करोगे तो ये सिंपली पूरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, शिफ्ट होता रहेगा। तो यहां चला जाएगा, फिर कभी यहां चला जाएगा, कभी यहां चला जाएगा। लेकिन इनके बीच में जो एंगल यहां था वही एंगल यहां होगा, वही एंगल यहां होगा, वही एंगल यहां होगा। तो एंगल सिंपली इन तीनों पर डिपेंड करता है। ये चला, ये सिंपली क्या करेंगे, बस ग्राफ को शिफ्ट करने के काम आएंगे। तो सोचो अब मैं कह सकता हूं ये जो लिखा है सुना, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, सुना, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर रिप्रेजेंट करता है, मींस डेल अगर जीरो है, तो समझने की कोशिश करना ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और ये जो मैंने होमोजेनियस इक्वेशन लिखी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये सोचो आपस में तुम्हारे कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। ये चला, मींस अगर समझना, मान लेते अगर होता कि फॉर्म इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल टू 2x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2x माइनस का 3y प्लस c इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। मान लो ये होता कि हमें इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस लिखना था
जो ये जो सेट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस है इसके पैरेलल हो और तुम्हारा ओरिजिन से पास हो। तो ध्यान देना, इसमें मैंने सी दे दिया। सी शायद समझ में आ रहा होगा मैंने क्यों दिया, क्योंकि सी मैंने इसलिए दिया ताकि सी अपने आप कुछ ऐसा एडजस्ट हो जाए जिसके लिए इसका जो डेल है वो जीरो हो जाए, क्योंकि इसने दे दिया कि पेयर ऑफ लाइंस है। मैं सी पक्का कुछ हमें ऐसा चूज करना पड़ेगा जिसके लिए इसका जो डेल होगा वो तुम्हारा क्या बन जाए, जीरो बन जाए। अब डेल जीरो बनने के बाद ये सिंपली जो भी दो पेयर ऑफ लाइंस, ये जो भी पेयर ऑफ लाइंस बनाते हमें उन सेट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस के पैरेलल हमें एक पेयर ऑफ लाइंस चाहिए था जो कि ओरिजिन से पास हो। तो सिंपली इसको ऐसे फील करने की कोशिश करो कि इसके ये जो तीन टर्म है इनको उठा लो, तो सीधा 2x का स्क्वायर माइनस का 3y का स्क्वायर और प्लस का कितना 4xy इक्वल टू 0। सोचो यही वो पेयर ऑफ लाइंस होगा जो इसके पैरेलल होगा और ओरिजिन से पास होगा। ये चला, ये समझ मैंने क्या करा कि सीधा अगर मुझे किसी भी पेयर ऑफ लाइंस का अगर पैरेलल अगर पेयर ऑफ लाइंस अगर चाहिए तो सिंपली क्या करो, ये तीन टर्म्स उठा लो। ठीक है, अब इसी में अगर मान लो हमें चाहिए होता फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल टू दिस सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, सो दिस सेट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस एंड पासिंग थ्रू, मान लो होता 1,2, मान लो कुछ नहीं होता ये सही, ये तो तब तक जब ओरिजिन से पास हो रहा था, तो आंसर ही आया। अब अगर मान लो 1,2 से पास कराना था तो इसमें समझने की कोशिश करना, तो इस सेट ऑफ पैरेलल लाइंस से ये जो सेट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थे इसके पैरेलल जो लाइंस होंगे वो ये होंगे, लेकिन ये जो पेयर ऑफ लाइंस थे वो सोचो ओरिजिन से पास हो रहे थे, बट हमें किससे पास कराना था उसको, सोचो 1,2 से पास कराना था। ये चला समझना अच्छे से, ये जो लाइंस थे वो मान लो कुछ ऐसे बनते, कुछ भी बनते हमें नहीं पता। हमने क्या करा, अब हमने इन ये जो दो लाइंस बने इनके पैरेलल हमें लाइंस चाहिए थे और ओरिजिन से पास हुए, तो उसकी इक्वेशन हमें क्या मिल गई, ये मिल गई। मींस ये सिंपली क्या हो गया, ये पूरे 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 जो लाइंस होते हैं मान के चलो कि ऐसा ओरिजिन पे शिफ्ट हो गए, लेकिन अब हमें वो लाइंस चाहिए थे जो इसी के पैरेलल हो बट 1,2 से पास हो। मींस ये सोचो अगर मैं इस चीज को जिसका सेट ऑफ अभी सेंटर का ओरिजिन था, इसको अगर मैं 1,2 पे शिफ्ट कर दूं कुछ ऐसे, तो हमें ये वाली लाइंस मिल जाएंगी। और इसको करने का तरीका सिंपली क्या है, सिंपली रिप्लेस कर दो किसको, x को किससे, x-1 से, और y को रिप्लेस कर दो किससे, y-2 से। तो जो नई इक्वेशन बनेगी वो सिंपली कौन सी बन जाएगी, 2x-1 का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ y-2 का होल स्क्वायर और प्लस का कितना 4 टाइम्स ऑफ कितना x-1 कॉमा कितना y-2 इक्वल टू कितना 0। ये चला कि मैंने पहले इसके ये जो लाइंस थी इसके सेट ऑफ पैरेलल लाइंस निकाली जो ओरिजिन से पास हो रहे थे, तो ये आए। अब इन लाइंस को मैंने क्या करा, सिंपली 1,2 पे शिफ्ट कर दिया। तो शिफ्ट करने के लिए सिंपली क्या करा, सिंपली ये चीज कर दो, ये मैंने बताया था ना पिछली क्लास में शायद। ठीक है, चलो इतना आ गया। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। ठीक है, देखना इसको हटा रहा हूं। अब देखना, अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। ये जो सेट ऑफ ये जो पैरेलल लाइंस पेयर ऑफ लाइंस है अपने, इनकी जो एंगल बाइसेक्टर की जो इक्वेशन होती, उनकी जो कंबाइंड इक्वेशन होती, अगर मान लो हमें वो निकालना होता। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो पेयर ऑफ लाइंस है वो कुछ अपने ऐसे होते। ठीक है, ऑब्वियस होता है ये ओरिजिन से पास होने वाले पेयर ऑफ लाइंस थे, तो मान लेते हैं ये कुछ ऐसे होते। अब हमें क्या चाहिए थे, इनके जो एंगल बाइसेक्टर्स होते, जैसे ये वाला और ये वाला, हमें इसकी कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो समझना ये जो पेयर ऑफ लाइंस थे, मान लेते हैं इनके जो स्लोप होते हैं वो क्या होते हैं, एक m1 होता है एक m2 होता है, मान लेते हैं। ठीक है ना, यहां पे x स्क्वायर से डिवाइड दो, तो x स्क्वायर से डिवाइड दोगे तो ये कैसे बन जाएगा, b y/x का होल स्क्वायर। ठीक है, 2h टाइम्स ऑफ कितना y/x प्लस a इक्वल टू कितना 0, और y/x को मैं m रख दूं तो ये कितना बन जाएगा bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस का a इक्वल टू कितना 0। और इसमें m में जो कॉर्डिक बना, इसके दो रूट्स होते, एक m1 और एक कितना m2, और m1 m2 क्या होता है, सिंपली ये जो तुम्हारे दो सेट ऑफ लाइन है इसी के जो स्लोप होते हैं वही m1 m2 होते। यहां तक तुम्हें सबसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सर ना, ये जो दो सेट ऑफ लाइंस होंगी, अगर इनका स्लोप अगर m1 और m2 है, तो समझना इस लाइन की इक्वेशन में लिख सकता हूं, क्या होगा y माइनस का m1x इक्वल टू कितना 0, और इस लाइन की इक्वेशन भी मैं लिख सकता हूं, कितना होगा y माइनस का कितना m2x इक्वल टू कितना 0। कोई दिक्कत नहीं।
यहां तक आया? तो ये समझने की कोशिश करना, तो ये जो समझना, ठीक है, ये कुछ ऐसा होता अपना। तो सर ना, अगर हमें दो लाइंस की अगर इक्वेशन पता है तो एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते हैं? क्या करते हैं? सीधा y माइनस का m1x अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस 1 प्लस का कितना m1 स्क्वायर का मॉड इक्वल टू यहां से कितना आएगा y माइनस का कितना m2x अपॉन कितना अंडर रूट ऑफ कितना 1 प्लस का m2 स्क्वायर इसका मॉड। और एक बार प्लस में खोलते हैं माइनस में खोलते हैं तो हमें क्या होगा? दोनों एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन मिल जाती थी। ये चला, लेकिन चूंकि हमें दोनों की कंबाइंड इक्वेशन चाहिए तो क्यों ना मैं दोनों से स्क्वायरिंग कर दूं। तो दोनों से स्क्वायरिंग कर दो, इसको इधर उधर ट्रांसफर कर दो, तो कैसा बन जाएगा अपना ये y माइनस का m1x का होल स्क्वायर इंटू कितना 1 प्लस का m2 का स्क्वायर, और यहां से कितना बन जाएगा y माइनस m2x का होल स्क्वायर इंटू कितना 1 प्लस का m1 स्क्वायर। ठीक है, इसको खोलना पड़ेगा पूरा, तो इसको खोलते हैं। तो एक साइड खोल लेते हैं, एक साइड खोल के दूसरा अपने आप अंदाजा लग जाएगा। तो ये कैसे बनेगा अपना वाई स्क्वायर, ध्यान देना। तो ये कैसे बनेगा वाई स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस 2y m1x दिस इंटू ये चीज मल्टीप्लाई होगी 1 प्लस m2 का स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या क्या बनता? एक वाई स्क्वायर बनता, एक वाई स्क्वायर इंटू m2 स्क्वायर बनता, तो एक वाई स्क्वायर बनेगा। ठीक है, एक क्या बनेगा वाई स्क्वायर इंटू कितना m2 स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अगला बनता अपना m1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, m1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक ये बनता। अगला बनता अपना m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अगला ये बनता। अगला बनता अपना 2y एक्स m1 ये बनता। अगला बनता अपना 2xy m1 m2 स्क्वायर। समझ गए? तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो कुछ ये बना। अब सोचो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान देना, तो कुछ कुछ ऐसा ही बनेगा, बस m1 की जगह पे m2 आ जाएगा और m2 की जगह पे m1 आ जाएगा। ये चला, कि इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करा तो कुछ ये बना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर तो भी एग्जैक्टली ऐसे ही बनता, बस जहां जहां m1 था वहां m2 आएगा, जहां जहां m2 था वहां पे m1 आ जाएगा। तो उसको सोचो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, देखो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहां m2 था वहां m1 आ जाएगा, यहां m1 था यहां m2 आ जाएगा। ठीक है, यहां m1 m2 सेम थे तो m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा। यहां पे 2xy, ठीक है, m1 था तो यहां m2 आ जाएगा, यहां पे माइनस का 2xy m1 m2 स्क्वायर, तो यहां कितना आ जाएगा m2 m1 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दोनों को माइनस करते हैं, ये तो कट जाएगा। यहां से देखना वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा यहाँ पे ये कितना आएगा तुम्हारा m2 स्क्वायर माइनस का m1 स्क्वायर, m2 स्क्वायर माइनस का m1 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट m1 स्क्वायर माइनस का कितना m2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये भी कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस का 2xy माइनस का 2xy m1 माइनस का m2। ठीक है, यहां से माइनस का 2xy m1 m2 माइनस का 2xy m1 m2 कॉमन ले लो, तो माइनस का 2xy m1 m2 ये कॉमन लिया और बचेगा कितना m2 माइनस का m1, दिस इक्वल टू कितना 0। ठीक है, अब देखो सब में से मैं m2 माइनस m1 काट सकता हूं। देखो m2 माइनस m1, यहां से m2 माइनस m1 काटोगे तो एक माइनस 1 आएगा, यहां से m2 माइनस m1 काटोगे तो एक माइनस 1 आएगा, यहां से m2 माइनस m1 काटोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कितना बचा वाई स्क्वायर m1 प्लस m2, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस 1 आ गया ना, m1 प्लस m2। ठीक है, यहां से माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2xy, यहां से माइनस का 2xy m1 m2 इक्वल टू कितना 0। और सर ना m1 m2 जो रूट थे वो इसके थे, तो यहां से दिख रहा है हमें m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 यहां से कितना आ जाएगा माइनस का 2h/b और m1 इंटू m2 ये कितना आ जाएगा अपना a/b। तो यहां से ना जहां जहां m1 प्लस m2 था माइनस 2h/b छाप दो और जहां पर m1 m2 था वहां पे a/b छाप दो। ठीक है, तो देखना, तो यहां से दोनों में से m1 प्लस m2 कॉमन ले लो,
तो m1 प्लस m2 कॉमन लेते हैं और m1 प्लस m2 है कितना माइनस का 2h/b, ठीक है, और कितना आता अपना y स्क्वायर माइनस का कितना x का स्क्वायर, और यहां से 2xy कॉमन ले लो उस साइड भेज के, तो उस साइड भेज दिया मैंने 2xy को, तो m1 m2 माइनस 1 बनता, तो m1 m2 कितना होता a/b माइनस का 1, ठीक है, तो यहां से कितना बन जाएगा a माइनस का b, बाई भी बनेगा, b से b कट जाएगा, ठीक है, तो इस नेगेटिव को अंदर भेज दो, तो x का स्क्वायर माइनस का y का स्क्वायर, इस a माइनस b को नीचे भेजो, यहां से 2 से 2 कट गया, और यहां से कितना आएगा एक्स वाई अपॉन कितना h, ये होता है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ये चला, ये तुम्हारी किसकी इक्वेशन है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, ये तुम्हें रिजल्ट याद रखना है। ये समझ में आया क्या चीज है कि ये जो तुम्हारा था एक होमोजेनियस लाइन की इक्वेशन, जो पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन, इनके जो एंगल बाइसेक्टर होते वो सीधा इससे मिल जाएंगे, सीधा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी और एक्स वाई अपॉन एच, ठीक है, इस रिजल्ट को याद रखना, ठीक है, ठीक है, ये समझ मैंने क्या करा, मैं इस समय ना जैसे अगर मान लो होता, ठीक है, तो जैसे अगर मान लो होता फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस का 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, ये जो पेयर ऑफ लाइंस होते हैं इसके हमें एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं उनकी कंबाइंड इक्वेशन अगर हमें चाहिए होती है तो सिंपली क्या करते हैं, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस बी क्या होता है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, एच क्या होता है ये 2h होता है, एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना होता है 2h, तो h कितना आ जाएगा इस केस में 1, तो इक्वेशन क्या आ गई तुम्हारी x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू कितना 8xy। और देखना सही बात भी है क्योंकि इस बार सोचो अगर तुम इसको अगर एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड देते, सोचो एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड दोगे तो कैसा बनेगा, माइनस का m का स्क्वायर माइनस का 8m प्लस का 1 इक्वल टू कितना 0, तो देखो जो प्रोडक्ट रूट्स आया वो तुम्हारा -1 आया, और सही बात भी है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स तुम्हारे कैसे होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो जो दो स्लोप्स आएंगे आपस में कैसे होंगे 90 डिग्री में होंगे, तो ये तुम्हारा -1 आना भी चाहिए था। ये चला ना, मैं क्या कर रहा हूं मीन्स अब हमें समझना, तो इससे क्या फायदा हुआ कि अब अगर हमें कोई भी पेयर ऑफ लाइंस अगर दिया हुआ है, ठीक है, समझ गया, होमोजेनियस वाले जो ओरिजिन से पास हो रहे हो, तो उसके अब हम लोग एंगल बाइसेक्टर के जो इक्वेशंस होंगे वो भी अब हम लोग इजीली निकाल लेंगे। इसमें इसका लॉजिक क्या है, इससे अब हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो ना ये सब प्रूफ भले अगर ना समझ में आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा ये रिजल्ट याद कर लो, सबको बस ये रिजल्ट ही याद होता है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो इससे समझना इस इक्वेशन से ना एक चीज समझ में आ रही है, ध्यान देना क्या कि अगर समझना अगर a और b अगर बराबर हो जाए, ध्यान देना अगर a और b अगर बराबर हो गए, समझना इफ a इक्वल टू b, तो जरा फील करो ये क्या बनेगा, x का स्क्वायर माइनस का y का स्क्वायर अपॉन a माइनस a इक्वल टू कितना एक्स वाई अपॉन कितना h, तो ध्यान देना ये नॉट डिफाइंड नहीं बन जाएगा, इसको ऐसे सोचो कि इसको तुमने यहां भेजा इसको यहां भेजा, तो ये तो सिंपली 0 बन जाएगा, तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू कितना 0, मींस उस केस में जो इक्वेशंस आती एंगल बाइसेक्टर कौन कौन सी आती, एक y इक्वल टू x आता और एक y इक्वल टू माइनस x आता, मींस अगर किसी भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में अगर तुम्हें a और b अगर बराबर दिख रहे हैं तो उनके जो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे वो सोचो ये दोनों होंगे, और ये फील करो ये बड़े अच्छे आए, तो जरा सोच सकते हो जो लाइन्स रहेंगी वो कैसी रहेंगी, तो जरा सोचो y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स किसी के एंगल बाइसेक्टर कब आते हैं, जब फील करो दोनों लाइंस y इक्वल टू एक्स से सेम एंगल बना रही हो, ये सोचो कि ये जो दो पैर ऑफ लाइंस, ये जो पैर ऑफ लाइंस की जो इक्वेशन थी वो एक्चुअल में कुछ ऐसे होते जो y इक्वल टू एक्स से थीटा और थीटा बना रहे होते, तभी तो सोचो उसका एंगल बाइसेक्टर जो होते एक ही आता और एक ही आता, हिजरा मींस अगर तुम्हें कभी भी इक्वेशन ऐसी दिख जाए 2x का स्क्वायर प्लस का 5xy प्लस का 2y स्क्वायर इक्वल टू 0,
तो सीधा फील होना चाहिए कि ये जो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है ये पक्का दोनों के दोनों क्या होंगे, y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होंगे, मतलब सिमेट्रिक मतलब मिरर इमेज टाइप के होंगे। ये चला, क्योंकि एक्स और वाई, क्योंकि ए और बी तुम्हारे क्या थे, सेम थे, तो ए और बी अगर सेम हो गए तो सीधा फील आना चाहिए कि y इक्वल टू एक्स के बाद दोनों लाइंस कैसे होंगे, मिरर इमेज होंगे एक दूसरे के। और कल हमने देखा था कि अगर a प्लस बी अगर 0 हो जाए तो दोनों लाइंस फिर क्या होता है, आपस में परपेंडिकुलर होते थे। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट याद रखना, काफी जगह पे काफी हेल्पफुल होते हैं दोनों रिजल्ट। ये समझ हमने क्या कहा, ठीक है। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है, इसको हटा दो। हाँ देखना, जैसे मान लो ये दो क्वेश्चन करने होते, ठीक है, देख लो अभी कैसे करते हैं। पहला सिंपल में क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो सिंपली ये एक पेयर ऑफ लाइंस दे रखा है, ये समझना ये पक्का पेयर ऑफ लाइंस होगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर काटोगे तो एक बार प्लस आएगा, माइनस आएगा, तो प्लस और माइनस आएंगे तो दोनों ही तुम्हारे क्या बनेंगे, एक्स और वाई में लीनियर बनेंगे। तो पक्का सिंपली दो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस बन रहे हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस कह रहा हूं तो दो सेट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, मतलब पेयर ऑफ लाइंस बन रहे हैं अपने आप, है नहीं। अब हमें इसके एंगल बाइसेक्टर की कंबाइंड इक्वेशन चाहिए थी, ठीक है, तो ठीक है, और ये भी दिख रहा है इसमें, ये जो पेयर ऑफ लाइंस था वो पक्का ओरिजिन से पास हो रहे थे। देखो 0,0 दोनों को सट 0,0 हमेशा सट करेगा, ये चला मींस पक्का ये जो भी पेयर ऑफ लाइंस होते ये कंफर्म तुम्हारे क्या होते हैं, ओरिजिन से पास होते। तो क्यों ना पहले इसको मैं सिंप्लीफाई करके अच्छा बना लेता हूं, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई इक्वल टू 0 में, क्योंकि तभी मैं वाला फॉर्मूला अप्लाई कर पाऊंगा। ये समझ गए, एंगल बाइसेक्टर की जो हमने इक्वेशन पढ़ी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, वो तभी एप्लीकेबल था जब पेयर ऑफ लाइंस हमारे कौन से हो, जो ओरिजिन से पास हो रहे हो, ठीक है। तो इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखना वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आता, यहां से 1, यहां से माइनस का m का स्क्वायर, ठीक है। एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आता है, यहां से m स्क्वायर, यहां से कितना -1, यहां से माइनस का 2xy इंटू एम, यहां से प्लस का 2xy इंटू एम, इधर आके वो भी माइनस का, तो कितना होता है माइनस का 4xy इंटू एम इक्वल टू कितना 0। तो ये जो लाइन थी उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका अगर हमें एंगल बाइसेक्टर के सेट ऑफ इक्वेशन चाहिए तो क्या होगा, सीधा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ए मतलब क्या, इसका कोफिशिएंट माइनस इसका कोफिशिएंट, तो एम स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव ऑफ दिस, तो ये कितना बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। एच क्या होगा, एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना होता है 2h, तो एच कितना होगा -4m का आधा मीन्स कितना, माइनस का कितना 2m, समझ गए ना। तो 2 से 2 उड़ा दो, ठीक है, तो सीधा कितना बन जाएगा m x का स्क्वायर माइनस m y का स्क्वायर, ये इधर आता इसको इधर भेजते, तो प्लस का एक्स वाई इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना 0। तो ये इक्वेशन है इसके एंगल बाइसेक्टर की, ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ देखना जो दूसरा क्वेश्चन था उसको सॉल्व करने के पहले थोड़ा सा हमें शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना अच्छे से, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा ये। जैसे समझना सुना, इसमें मैं देखो जैसे मान लो ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस होता, ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल एक्स और किससे, स्मॉल वाई से, और ये तुम्हारा क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। अब अगर समझना और मान लेते हैं ये जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस था इस पे मान लो एक पॉइंट होता तुम्हारा, कुछ भी मान लो होता 1,3 होता, ठीक है। अब मान लो हमने क्या किया, नाउ ध्यान देना, ओरिजिन इज शिफ्टेड, ध्यान देना, ओरिजिन इज शिफ्टेड फ्रॉम 0,0 टू मान लो कुछ भी होता 2,1, सुना, देन ठीक है, इसको मान लो P नाम देता हूं, देन न्यू या देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P अकॉर्डिंग टू न्यू, समझ गए ना, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होंगे, मान लो हमसे ये पूछा होता। तो पहले तो फील करो हुआ क्या क्वेश्चन में। देखो ये तुम्हारा एक्चुअल कोऑर्डिनेट सिस्टम था जिसमें ये कोऑर्डिनेट तुम्हारा कितना था 0 से, ये ओरिजिन था, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ये पॉइंट P का था 1,3 था, मींस इसका डिस्टेंस यहां से तुम्हारा कितना था 1 था और यहां से तुम्हारा कितना था 3 था। अब हमने क्या किया,
ये जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस था, ये जो ओरिजिन था, समझे, हमने किसी ने इसको एक्सिस को रोटेट नहीं किया, सिंपली ये जो पूरा एक्सिस था इसको मैंने शिफ्ट कर दिया किस पे, 2,1 पे। 2,1 मान लो कुछ यहाँ गया होता, तो इस पूरे कोऑर्डिनेट एक्सिस को मैं कुछ उठा के यहाँ पे ले आया एज इट इज पैरेलली, है ना, कुछ मैंने घुमाया नहीं है, बस सीधा पैरेलली इसको मैंने शिफ्ट कर दिया, तो ये पूरी चीज उठ के यहाँ आ गई, ये समझ में। और ये तुम्हारा क्या हो गया अब नया कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको समझना मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से, समझ गए। स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई कहते हैं जो एक्चुअल कोऑर्डिनेट सिस्टम थे उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स थे, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई क्या हो गया, नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉइंट्स हो गया, समझ गए। और ये जो पॉइंट था ये हमने कहां पे शिफ्ट कर दिया, इसको 2,1 पे, है ना। लेकिन ये जो 2,1 था वो जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसके रिस्पेक्ट 2,1 था, लेकिन नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ये जो होगा ये क्या होगा, तुम्हारा ओरिजिन ही होगा। इसको मैं 0' लिख रहा हूं क्योंकि ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बना उसके रिस्पेक्ट में अब ये क्या है, तुम्हारा 0,0 है नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। पुराने के हिसाब से ये पॉइंट कौन सा था, 2,1 था। तो अब क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये जो तुमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को शिफ्ट कर दिया तो जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया, अब समझो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम अब यहां से चालू होगा, तो अब इसके हिसाब से क्या होगा, ये तुम्हारा 0,0 होगा, एक यूनिट आगे जाओगे तो ये 1,0 होगा, ये 2,0 होगा, ये 3,0 होगा, ये 0,1 0,2। तो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से हर पॉइंट की जो लोकेशन होगी वो ये समझ गए, ये वाला पॉइंट अब तुम्हारा 0,1 होगा, ये 0,2 होगा। तो इस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ये जो पॉइंट था 1,3 अब वो कितना होगा, ये तुमसे पूछा गया है, ठीक है। तो लॉजिकली तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसका ओरिजिन यहां पे था, तो इससे देख लो यहां इससे यहां तक जाने के लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा। तो इससे यहां तक जाने के लिए ये देखो एक पीछे आना पड़ता और दो ऊपर जाना पड़ता। मीन्स नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से पक्का है जो पी के जो कोऑर्डिनेट्स आते वो तुम्हारे कितने आते, -1,2 आता। ये सीधा फील हो रहा होगा, सोचो ये 1,3 था 2,1 था, तो यहां से अगर तुम्हें यहां जाना है तो क्या करोगे, यहां से 1 यूनिट पीछे जाओगे फिर 2 यूनिट ऊपर जाओगे, पीछे आने का मतलब कितना -1, 2 यूनिट ऊपर मीन्स कितना +2। तो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते तुम्हारे कितने होते, -1,2 होता। इसमें नहीं क्या करा, वैसे क्वेश्चन था क्या, लेकिन ना हर बार हम ऐसे बना के तो नहीं देखेंगे, तो सिंपली सर ना तुम्हें एक चीज याद रखनी है, देखना क्या कि अगर सर ना पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कोई भी कोऑर्डिनेट अगर मान लो होता x, y, है ना, ये तुम्हारे कहता है स्मॉल x स्मॉल y लिखा है, मैंने पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से लिखा है। तो पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से अगर कोई भी पॉइंट अगर मान लो p होता जिसके कोऑर्डिनेट्स होते कुछ x, y, ठीक है, और अगर तुमने इसके बाद ओरिजिन को सर ना ओरिजिन को तुमने शिफ्ट कर दिया, या तो ऐसे बोलो ना ओरिजिन शिफ्ट करना या कोऑर्डिनेट एक्सिस पूरा शिफ्ट करना एक ही बात है। ओरिजिन को मान लो तुमने शिफ्ट कर दिया किस पे, अल्फा, बीटा पे शिफ्ट कर दिया, तो समझना अब इस p के जो नए कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना, इस p के जो नए कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कुछ अपने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हो गए होंगे। ये क्या था, ये है p के कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस समय मैंने क्या करा, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई का मतलब क्या है, ये p के नए कोऑर्डिनेट्स से नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, और इनके बीच में एक रिलेशन बस याद कर लो, सीधा कितना होगा, कैपिटल एक्स विल बी इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एंड कैपिटल वाई भी इक्वल टू कितना, वाई माइनस का बीटा। बस इस चीज को याद कर लो। और सही बात भी है देखो कि अगर तुमने समझना ध्यान देना पूरा कोऑर्डिनेट एक्सिस अल्फा, बीटा पे ले आए, तो पहले समझना तुम्हें यहां से 1 जाना पड़ रहा था, अब अल्फा तुम पहले आगे जा चुके हो तो कुछ अल्फा -1 जाना पड़ेगा। इसको ऐसे सोचो कि मान लो पहले जो तुम्हारा पॉइंट था वो कुछ h, के यहां पे कहीं था और ओरिजिन तुम्हारे यहां था। अब तुमने क्या करा, इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को अल्फा, बीटा पे उठा के ले आए। तो सोचो अब यहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो पहले तुम्हें यहां से h जाना पड़ता था और फिर ऊपर k जाना पड़ता था यहां जाने के लिए। लेकिन अगर तुम यहां से अगर स्टार्ट करोगे तो अब जरा सोचो तुम्हें कितना आना पड़ेगा, h माइनस अल्फा से जाना पड़ेगा और यहां कितना जाना पड़ेगा, k माइनस का बीटा जाना पड़ेगा। पहले कोऑर्डिनेट्स अगर x और y होते और अगर तुम अल्फा बीटा पे शिफ्ट कर दिया तो अब तुम्हारा x माइनस अल्फा और y माइनस बीटा ही बचेगा नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। ये चला
तो मैं बस इस चीज का समझना बार बार यूज करूंगा कि अगर पुराने कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से अगर तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स अगर x, y थे स्मॉल वाले और तुमने अल्फा, बीटा पर अगर ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया तो जो नए कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे, समझ गए ना, उसके रिस्पेक्ट में जो तुम्हारे पॉइंट्स आएंगे वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई होंगे और उनकी वैल्यू होगी कितनी, x माइनस अल्फा और कितना y माइनस बीटा। ये समझ में मीन्स है ना, अगर मान लो कोई कोऑर्डिनेट होता -7,3, ठीक है, समझ, ये मान लो कोई पॉइंट P होता। अब मान लो ओरिजिन जो था उसको हमने शिफ्ट कर दिया एट मान लो होता 2,7। नाउ न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो अब P के जो नए कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, मान लो हमसे पूछा जाए तो मान लो P के जो नए कोऑर्डिनेट्स होते वो तुम्हारे कितने होते, कुछ x, y होते। तो हमें बस एक चीज पता है कि अगर पुराने कोऑर्डिनेट्स अगर P के अगर स्मॉल x और स्मॉल y अगर रहे होते और नए कोऑर्डिनेट्स अगर तुम्हारे कैपिटल x और कैपिटल y हैं तो इनमें एक रिलेशन होगा सिंपली क्या, दैट कैपिटल x इज इक्वल टू x माइनस अल्फा एंड कैपिटल y इज इक्वल टू कितना, y माइनस का बीटा। और अल्फा बीटा का है जहां पे ओरिजिन को शिफ्ट किया, तो ये कितना आ जाएगा x माइनस का 2 और ये कितना आ जाएगा y माइनस का 7। और ओल्ड कोऑर्डिनेट्स x, y थे कितने, -7 और 3, तो -7 और 3 यहाँ छाप दो, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 9 और 3 छापोगे तो कितना बनेगा, माइनस का 4। तो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से जो P के जो कोऑर्डिनेट्स आते वो तुम्हारे कितने आते, -9, कितना, -4। इसको फिल भी कर सकते हो कि सोचो ओल्ड कोऑर्डिनेट के हिसाब से -7,3, तो -7 इधर 3 ऊपर, तो कुछ यहां पे आता। अब हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया 2,7 पे, तो देखो 2,7 कुछ यहां शिफ्ट कर दिया, देखो 2, कितना 7, ये चला यहां पे कुछ शिफ्ट कर दिया, तो यहां पे शिफ्ट करोगे तो दिख रहा है अब इसके रिस्पेक्ट में सोचो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते, देखो 2 तो ये जाना ही पड़ेगा, 7 और जाना पड़ेगा, मीन्स -9 पीछे और 7 ऊपर था, ये 3 ऊपर था, तो 4 नीचे, तो -9, -4। ठीक है, तो बार बार ऐसा नहीं करने से बचना है, तो सीधा इस चीज को याद कर लो। ये समझ में आया? इसी में समझना, अगर मान लो ये दिया होता इफ न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ठीक है, अकॉर्डिंग इज सुना 4,5 when origin is shifted to -1,2, find its original coordinates। मान लो ये पूछा होता कि अगर हमें सर ना ओरिजिन को अगर शिफ्ट कर दिया होता -1,2 पे, तो फिर जो P के जो नए कोऑर्डिनेट्स बनते वो तुम्हारे कितने दे रखे हैं, 4,5 दे रखा है। तब तुमसे पूछा कि उसके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो वापस से वही चीज मान लेते P के अगर ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स होते कुछ कितने x, y, तो जो इसके नए कोऑर्डिनेट्स आते कैपिटल X और कैपिटल Y, वो सिंपली तुम्हारे कितने आते, x माइनस का अल्फा और y माइनस का बीटा, और x माइनस का अल्फा और y माइनस का बीटा। अल्फा बीटा क्या है, जहां पर ओरिजिन शिफ्ट हुआ है, तो कितना बन जाएगा, ये कुछ ऐसा, समझ गए। और जो नए कोऑर्डिनेट्स थे वो हमें दे रखे थे 4 और 5, तो ये तुम्हारा दे रखा था 4, ये तुम्हारा दे रखा था कितना 5, तो स्मॉल x तुम्हारा कितना आ जाएगा, तुम्हारा स्मॉल x आ जाएगा तुम्हारा 3 और स्मॉल y तुम्हारा कितना आ जाएगा 7। तो जिसको ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स रहे होते वो तुम्हारे कितने होते, 3,7 होता। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट मेरे हिसाब से ये वाला तो आ गया होगा। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट देखना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। देखो क्या सर ना, हमने सर ना ग्राफ को शिफ्ट करना सीखा था। देखना क्या, हमने एक चीज सीखी थी कि अगर मान लो कोई भी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्राफ है, सर ना कोई भी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्राफ था, ठीक है, तो ध्यान देना, जैसे अगर मान लो ये जो ग्राफ होता वो कुछ मान लो सर्कल ही होता मान लो, ठीक है, तो इस ग्राफ को अगर मुझे अल्फा कॉमा बीटा पर अगर शिफ्ट करना होता, ध्यान देना, अगर मुझे इस कर्व को अल्फा कॉमा बीटा पे शिफ्ट करना होता, ठीक है, तो सीधा हम लोग क्या करते थे, x को रिप्लेस करते थे किससे, x माइनस अल्फा से, और y को किससे रिप्लेस करते थे, y माइनस बीटा से। तो सिंपली क्या बन जाएगा, y माइनस का बीटा इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस का अल्फा। तो दिस, ध्यान देना अच्छे से, दिस इक्वेशन इज ऑफ दिस कर्व विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम।
ये थोड़ा अच्छे से ध्यान देना कि ये जो तुम्हारा इक्वेशन आई वो इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इसकी इक्वेशन है। बस हुआ कि इस पूरे कर्व को तुमने उठा के क्या कर दिया, अल्फा कॉमा बीटा पे रख दिया। ये चला मीन्स किसी भी कर्व को, ध्यान देना, किसी भी कर्व को अगर तुम्हें 0,0 से उठा के 0,0 से उठा के अगर अल्फा कॉमा बीटा पे रखना है तो ये चीज हमेशा काम करेगी। ये समझ गए? टू शिफ्ट, है ना, टू शिफ्ट एनी कर्व फ्रॉम 0,0 to alpha comma beta. Simply replace x by x minus alpha and y by y minus का beta. मीन्स समझना, जैसे अगर मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये होता, इसका ग्राफ कैसे बनता, कुछ ऐसा बनता। अब मान लो मुझे सेम टू सेम यही ग्राफ चाहिए था, बस ये जो पॉइंट था जैसे मुझे ये 1,3 पे चाहिए था और पूरा पूरा ग्राफ एज इट इज वैसे ही रहता। मीन्स ये हमने क्या किया, इस पूरे ग्राफ को उठा के हमने 1,3 पे रख दिया। ध्यान ना, इस पूरे ग्राफ को उठा के हमने क्या करा, 1,3 पे रख दिया। तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, रिप्लेस x बाय x माइनस 1 एंड y बाय y माइनस का 3। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी तुम्हारी, y माइनस 3 इक्वल टू कितना, x माइनस 1 का कितना होल स्क्वायर। ये सर ये हमने पहले पढ़ा था क्या, पूरा को पूरा ग्राफ शिफ्ट करना। ध्यान देना, ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन नहीं है, अभी अच्छे समझना, ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन नहीं था, ये सिंपली क्या था, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। ठीक है, ये अच्छे समझ में आया। अब देखो, लेकिन सर ना, अब अगर मान लो क्वेश्चन होता, ध्यान देना अच्छे से, अब अगर मान लो क्वेश्चन होता कि ये मैंने तुम्हें एक सर्कल दे दिया, ये मैंने तुम्हें एक सर्कल दे दिया जिसका सेंटर कितना था 3,2 और रेडियस कितना था 2 था। तो इसकी जो इक्वेशन होगी मैं लिख दे रहा हूं अभी, अगर नहीं आती हो तो छोड़ देना। x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 4, शायद मैंने बताया था, ये था। ठीक है, ये सर ये होता अपना। अब ये समझने की कोशिश करो कि अगर मुझे, ध्यान देना, ये तो हमने देखा था कि कोई चीज अगर ओरिजिन पे है तो ओरिजिन से उसको अगर अल्फा कॉमा बीटा पर अगर मुझे शिफ्ट करना है तो सीधा क्या करो, x को x माइनस अल्फा से रिप्लेस कर दो, y को y माइनस बीटा से रिप्लेस कर दो। बट अगर कोई चीज अगर अल्फा कॉमा बीटा पे है और उसको मुझे ओरिजिन पे शिफ्ट करना है ना, कोई चीज अगर अल्फा कॉमा बीटा पे है और उसको मुझे ओरिजिन पे शिफ्ट करना है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। देन वी रिप्लेस x बाय x प्लस अल्फा एंड y बाय y प्लस बीटा। इस तरह ये मैं शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ बता रहा हूं, अभी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन इस केस में भी आया नहीं है। इसमें मैंने क्या किया, x को रिप्लेस कर दो x प्लस अल्फा से और y को किससे रिप्लेस कर दो, y प्लस बीटा से। उल्टा कर रहे हैं, सही है, ओरिजिन पे था और अल्फा को बीटा पे शिफ्ट करना था तो ये करते। कोई चीज अगर अल्फा को बीटा पे और उसको मुझे ओरिजिन पे शिफ्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, ये करूंगा। समझ गए, समझ गए। तो ये चीज 3,2 पे था, मुझे इसको मान लो ओरिजिन पे लाना था, तो इस पूरे सर्कल को उठा के मुझे यहां लाना था। ठीक है, तो सिंपली क्या करो, x को रिप्लेस कर दो x प्लस अल्फा और y को रिप्लेस कर दो y प्लस बीटा से। अल्फा बीटा कहां है, जहां पे, समझ गए ना, अभी तुम्हारा नया ओरिजिन, हमें जिस चीज को शिफ्ट करना है, तो 3,2 से मुझे इसको 0,0 पे लाना है, तो अल्फा और बीटा तुम्हारे क्या होंगे, अल्फा 3 होगा और बीटा तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा 2 होगा। तो जो नया x हमें रिप्लेस करना होगा वो क्या हो जाएगा, x को रिप्लेस करना होगा x प्लस 3 से, y को हमें रिप्लेस करना होगा इससे y प्लस 2 से। देखो यहाँ पे x को x प्लस 3 छापो, x को x प्लस 3 छापोगे तो कितना बनेगा, x का स्क्वायर, y को y प्लस 2 छापो तो कितना बनेगा, y का स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू कितना 4। और सही बात है, अगर इसी चीज को अगर तुम ओरिजिन पे अगर शिफ्ट कर देते तो यही तो इक्वेशन बनती। ये चला, और था ना, ये भी जो इक्वेशन है ये हमने सुना ओरिजिन है, यहां पे हमने कहीं भी शिफ्ट नहीं किया है, हमने सीधा सीधा पूरा पूरा कर्व शिफ्ट कर दिया। कुछ आया समझ में? ठीक है, तो जैसे समझना, मान लो अगर तुम्हारा ये तुम्हारा कुछ पैराबोला होता, ठीक है, ये मान लो पॉइंट जो होता तुम्हारा, ये मान लो होता तुम्हारा कुछ 3,4। तो मान लो इस पैराबोला की जो इक्वेशन है, मान लो मैं दे रहा हूं कुछ है अपना y माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, x माइनस का 3। मान लो मैंने तुम्हें दे दिया। अब मुझे इस पूरे पैराबोला को
ओरिजिन पे शिफ्ट करना था। तो सर ना इस बार हम लोग काम उल्टा कर रहे हैं, कोई ग्राफ अल्फा कॉमा बीटा पे शिफ्टेड है, इसको मुझे वापस ओरिजिन पे लाना है। तो क्या करेंगे, x को किससे रिप्लेस करेंगे, x प्लस अल्फा से, और y को किससे रिप्लेस करेंगे, y प्लस बीटा से। समझ गए? और अल्फा बीटा क्या होगा इस केस में 3,4, तो x को रिप्लेस करेंगे x प्लस 3 से, और y को किससे रिप्लेस करोगे, y प्लस 4 से। तो देखो x को x प्लस 3 रखो, y को y प्लस 4 रखो, तो ये कितना हो जाएगा, y का स्क्वायर इक्वल टू कितना, x। तो ये इसकी इक्वेशन होती, और वो भी समझना पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही होती, इसमें कोई भी नया कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, दो चीज सीख गए कि 0,0 से अगर अल्फा कॉमा बीटा पे कोई चीज शिफ्ट करनी है तो क्या करेंगे, और अल्फा कॉमा बीटा पे कोई चीज अगर रखी है तो उसको वापस ओरिजिन पे शिफ्ट करना हो तो क्या करेंगे। यहां तक क्लियर है? अब समझना कंफ्यूजन बेसिकली यहीं से आता है। देखो अब हम लोग जरा बात करते हैं, समझना, देखो ना, अब जैसे मान लो कर्व होता तुम्हारा y इक्वल टू x का स्क्वायर, तो ये जो कर्व होता ये मान लो बना होता कुछ पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्मॉल x स्मॉल y, तो इसके हिसाब से ये जो कर्व होता कुछ कैसा बनता, ऐसा बनता। अब मान लो मैंने क्या किया, नाउ वी, तो ना मैंने क्या किया, नाउ वी शिफ्टेड द ओरिजिन फ्रॉम 0,0 टू 2,4। मैंने क्या ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया 0,0 से 2,4 पे। ठीक है, तो ये फील करने की कोशिश करो कि जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो सोचो कुछ यहां पहुंच गया होगा। ये फील कर पा रहे हो कि जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो कुछ यहां पहुंच गया, वो 2,4 पे। लेकिन ये जो नया x और नया y होंगे उसके हिसाब से अब ये तुम्हारा नया 0 है। समझ गए? अब जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बना उसके हिसाब से ये तुम्हारा नया 0 था। ये चला, तो मान लो जैसे ये मान लो मैंने कुछ कर्व दिया f ऑफ x दिया, देन फाइंड न्यू इक्वेशन ऑफ f ऑफ x इन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बना उसमें इस फंक्शन की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, तो जरा फील करने की कोशिश करना कि ये जो तुम्हारा नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बना कैपिटल X और कैपिटल Y, अगर देखो सिंपली अगर देखा जाए तो देखो जरा y इक्वल टू x का स्क्वायर था ना, ये सब ना इसकी पोजीशनिंग चेंज नहीं हो रही है, ये y इक्वल टू x स्क्वायर फिक्स है। अब सिंपली ये जो तुम्हारा नया कोऑर्डिनेट सिस्टम था इसके हिसाब से जरा सोचो y इक्वल टू x का स्क्वायर जो होगा वो कुछ ऐसा बन रखा है। मींस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ये जो पॉइंट था ये तुम्हारा कितना था, यहां से देखो ये 2,4 था, मींस इससे तुम्हें 2 पीछे जाना पड़ रहा था और 4 नीचे आना पड़ रहा था। मींस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ये जो कोऑर्डिनेट होता था वो कितना था, -2, -4 था। पिछला नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ये जो पॉइंट था वो कितना था, -2, -4 था। तो लॉजिकली इसका जो इक्वेशन बनेगी तो देखो ये कुछ y इक्वल टू x स्क्वायर टाइप का, बट शिफ्टेड है किस पे, -2, -4 पे। तो इक्वेशन कितनी होगी इसकी, y प्लस 4 y इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू कितना, x प्लस 2 का कितना, होल स्क्वायर। इजला कि अगर लॉजिकली अगर देखा जाए तो इसकी जो नई इक्वेशन आनी चाहिए कुछ ऐसे आनी चाहिए। ये समझ गए ना कि ये अब तुम्हारा नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसके हिसाब से इसके वर्टेक्स कहां पे थे, -2, -4 पे थे, तो y इक्वल टू x स्क्वायर को शिफ्ट कर दिया -2, -4 पे। ठीक है, लेकिन हर बार तो हम ऐसे सोच के बनाएंगे नहीं, तो क्या करें, तो सिंपली वही चीज याद रखो। सिंपली एक चीज याद रखना, क्या कि जो तो तुम्हारा नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बना कैपिटल X और कैपिटल Y, इनमें एक रिलेशन बस याद रखो, क्या x क्या होगा x माइनस अल्फा, y क्या होगा y माइनस बीटा, और अल्फा बीटा का जहां पे तुमने नया ओरिजिन शिफ्ट किया वो कहां पे किया, 2,4 पे। समझ गए? तो बस अब इतना समझना कि जो नया इस फंक्शन की जो नई इक्वेशन होगी वो कैपिटल X और कैपिटल Y में होगी, बट हमारे पास जो इक्वेशन वो किसमें थी, स्मॉल y और स्मॉल x में थी। तो यहां पे तुम्हें बस क्या करना पड़ेगा, स्मॉल y और स्मॉल x को रिप्लेस करना पड़ेगा विथ कैपिटल X एंड कैपिटल Y। ये चला, ये जो था ये तुम्हारा कैपिटल Y था। ठीक है, तो सिंपली क्या करोगे, तो x दिख रहा है, स्मॉल x कितना होगा, कैपिटल X प्लस 2, और स्मॉल y तुम्हारा कितना होगा, कैपिटल Y प्लस 4। तो जहां जहां पे तुम्हें स्मॉल x दिख रहा है वहां पे इससे रिप्लेस कर दो, स्मॉल y दिख रहा है उसको यहां से रिप्लेस कर दो, तो कितना बन जाएगा, y प्लस का 4 इक्वल टू कैपिटल X प्लस 2 का कितना, होल स्क्वायर। ये चला।
मीन्स सीधा अगर तुम्हें ध्यान देना, सीधा अगर तुम्हें नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर तुम्हें नई इक्वेशन चाहिए किसी भी कर्व की, मीन्स तुम्हें जो नई इक्वेशन चाहिए वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में चाहिए, समझ गए ना। और कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में चाहिए तो जहां जहां पे पुराने इक्वेशन में स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई दिख रहे थे उनको सिंपली इस रिलेशन से कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में रिप्लेस कर दो, तो अपने आप जो तुम्हारी इक्वेशन बनेगी ये नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से बनेगी। ये समझ में आया? ठीक है, ये चला, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। मैं जैसे इसी क्वेश्चन में देखना, ध्यान देना, जैसे अगर मान लो होता पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम था, जैसे देखो पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से अगर मान लो मैंने एक सर्कल की इक्वेशन दी कुछ अपना x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू मान लेते, जैसे मान लो कुछ भी होता 4 होता, मान लो ऐसा है ना। अब मैंने क्या किया, ये इस क्वेश्चन में इसकी इक्वेशन थी, अब मैंने क्या किया, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया 1,2 पे, मैंने 1,2 पे ही ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, तो ये आता तुम्हारा अब कैपिटल एक्स और ये तुम्हारा कितना आता कैपिटल वाई। तो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इस सर्कल की इक्वेशन अब क्या होगी हमें ये पता करना था, तो तुम्हें ज्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, सिंपली देखो कि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई और स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में रिलेशन क्या है। तो कैपिटल एक्स इक्वल टू कितना स्मॉल एक्स -1 एंड कैपिटल वाई इक्वल टू कितना स्मॉल वाई -2। और हमें समझना नई इक्वेशन चाहिए नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, मींस जो नई इक्वेशन होगी उसमें क्या होगा, कैपिटल एक्स होगा कैपिटल वाई होगा, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई नहीं होंगे। तो जहां जहां पे इस इक्वेशन में स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई दिख रहे हैं उनको सिंपली रिप्लेस कर दो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से। तो स्मॉल एक्स विल बी इक्वल टू कितना कैपिटल एक्स +1 एंड स्मॉल वाई विल बी इक्वल टू कितना कैपिटल वाई +2। तो रिप्लेस करोगे तो यहां कितना बन जाएगा एक्स से ना एक्स प्लस कैपिटल एक्स +1, तो कितना बनेगा कैपिटल एक्स का स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई का स्क्वायर इक्वल टू कितना 4। और देखो बिल्कुल सही बात है, ये जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसके हिसाब से ये तो ओरिजिन पे था, तो उसके हिसाब से जो इक्वेशन आनी चाहिए तो बिल्कुल सही आनी चाहिए थी अपनी। ये चला, और ध्यान देना ये शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ से अलग है, हमने पूरा पूरा ओरिजिन ही शिफ्ट कर दिया। ये चला, तो दोनों को ना मिक्स करने की कोशिश मत करो, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा। दोनों को अलग अलग रखो कि शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ एक अलग चीज है और ओरिजिन को शिफ्ट करके नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में इक्वेशन लिखना वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि अगर पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कोई भी इक्वेशन अगर दे रखा है और तुमने अगर ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया तो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से उसकी इक्वेशन जो होगी वो पलट जाएगी और वो हम डायरेक्टली कुछ ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया क्या क्या हुआ? ठीक है, तो अब जरा ये फील करने की कोशिश करो, ध्यान देना, कि अगर मान लो, ध्यान देना, ठीक है, तो अगर समझना जैसे अगर मान लो ये होता अपना कि अगर मान लो एक पेयर ऑफ लाइंस की हमें इक्वेशन देखिए 2x का स्क्वायर प्लस का 3y का स्क्वायर माइनस का 4xy इक्वल टू कितना 0, सॉरी माइनस का कितना 4xy इक्वल टू 0। ये हमें मान लो किसी भी पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन दे रखी थी, कुछ भी होता हमें नहीं पता। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ओरिजिन को समझना शिफ्ट कर दिया किस पे 1,3 पे, है ना, मैंने ओरिजिन को शिफ्ट किया 1,3 पे अच्छे से, मैंने इस पेयर ऑफ लाइंस को शिफ्ट नहीं किया 1,3 पे, दोनों चीज अलग है। मैंने क्या करा, अब नया इस ये जो ओरिजिन था ग्राफ को मैंने वही रहने दिया, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को उठा के मैंने 1,3 पे रख दिया, समझ गए। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था ये उठ के तुम्हारा आ गया 1,3 पे, तो ये तुम्हारा बनता नया x, ये तुम्हारा बनता नया y और ये बनता तुम्हारा नया ओरिजिन। ठीक है, तो अब इसके रिस्पेक्ट में से नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ये जो पेयर ऑफ लाइंस होता इसकी नई इक्वेशन क्या होती, तो तुम्हें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, सिंपली सोचो कि जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा उसके हिसाब से जो इक्वेशन आनी चाहिए उसमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई होनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या है स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, तो इनको रिप्लेस हम लोग करेंगे किससे, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से। और इनमें एक रिलेशन है, वो क्या है, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कितना, जहां पे ओरिजिन शिफ्ट किया 1 और कैपिटल वाई कितना था y माइनस का 3, तो स्मॉल एक्स कितना हो जाएगा कैपिटल एक्स +1 और स्मॉल वाई कितना हो जाएगा कैपिटल वाई +3। तो जहां जहां पे x दिख रहा है उसको रिप्लेस कर दो कैपिटल एक्स +1 से, तो ट्वाइस ऑफ x +1 का होल स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ y +3 का होल स्क्वायर और माइनस का कितना 4 कितना x +1
और y प्लस 3 इक्वल टू कितना 0। और सुना इसको जब तुम खोलोगे तो ध्यान देना ये एक 2 डिग्री इक्वेशन टाइप का बन जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा, वाई स्क्वायर वाला आएगा, एक्स वाई वाला आएगा, एक नॉर्मल एक्स वाला भी आएगा, एक नॉर्मल वाई वाला और एक कांस्टेंट भी आएगा। तो ये समझना कुछ उस फॉर्म में टूट जाएगा और उसका अगर तुम डेल अगर निकालोगे तो पक्का 0 देगा। समझे? उसका अगर तुम डेल निकालोगे तो पक्का 0 देगा, क्योंकि सोचो हमने बस क्या किया, ओरिजिन को तो शिफ्ट किया, ग्राफ के शेप पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए था। मींस उसका जो तुम अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए स्क्वायर वाला, वो पक्का तुम्हारा 0 मिल रहा होगा। ये समझ में आया? ठीक है। और ये जो नई इक्वेशन आई वो नए कॉर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, इसलिए मैंने कैपिटल एस तो कैपिटल वाई यहां यूज किया है। समझ गए? और ठीक है, तो ये बेसिकली था थोड़ा बहुत शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अब समझना हम लोग वो वाला क्वेश्चन कर सकते हैं जो मैंने दिया था। देखो जैसे सर ना, वो जो क्वेश्चन था वो तुम्हारा क्या था, ध्यान अच्छे से। वो था तुम्हारा कुछ अपना एक्स का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस का कितना शायद 3xy माइनस का 5x माइनस का 7y और कितना प्लस का c इक्वल टू 0। ये सिंपली मान लो हमें दे रखा है, ये एक पैरा ऑफ लाइंस की इक्वेशन दे रखी है हमें। ठीक है, वो c अपने आप एडजस्ट कर लेगा, c मैंने नहीं दिया, वो अंडरस्टूड है c कुछ ऐसा होगा जिसके लिए क्या होगा, इसका जो डेल होगा वो 0 हो रहा होगा। ठीक है, तो ये तुम्हें एक पैरा ऑफ लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, तो हमें क्या चाहिए, इसका जो एंगल बाइसेक्टर होते हमें उसकी इक्वेशन चाहिए थी। ठीक है, देखना बस एक छोटी सी दिक्कत यहां पे ये है कि हमने जो एंगल बाइसेक्टर के पैरा ऑफ लाइंस की जो इक्वेशन थी उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, लेकिन वो हमने तब पढ़ा था अगर हमें जो पैरा ऑफ लाइंस हैं वो होमोजेनियस वाली दे रखी होती तो। ये चला कि अगर हमें पैरा ऑफ लाइंस की जो इक्वेशन अगर वो होमोजेनियस वाली इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके जो एंगल बाइसेक्टर होते उसकी इक्वेशन निकाल सकते थे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। लेकिन अभी से ना ये जो इक्वेशन दे रखी थी ये होमोजेनियस वाली इक्वेशन नहीं थी, तो यहां पे समझना हमने वो वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं लग, या अप्लाई नहीं कर सकता। ये चला, तो समझने की कोशिश करना, तो क्यों ना पहले ये जो भी पैरा ऑफ लाइंस होते क्यों ना मैं इसका पॉइंट नोटेशन पता कर लूं कहां है। तो उसके लिए क्या करते, ये अगर मान लो कोई भी कर्व अगर एस होता तो क्या करते, सीधा इसका डेल एक्स पे डेल एक्स, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करता, उनको 0 कर देते। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आता, 2x 0 प्लस 3y माइनस का 5 इक्वल टू कितना 0। एक इक्वेशन ये। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो कितना आता, 4y प्लस 3x माइनस का 7 इक्वल टू 0। हाँ, और ध्यान देना ये जो दो लाइंस आई ये वो लाइंस नहीं है जिनसे मिलकर ये बना है। ये ध्यान देना, ये शायद किसी ने डिस्कशन में पूछा भी था कि ये सना जो दो सेट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थे, ये पेयर ऑफ लाइंस जो थे इनकी जो इक्वेशन होती वो सना ये नहीं है, ये डिफरेंट चीजें हैं, ये कुछ तो भी चीजें हैं, वो उनका इन लाइन से कोई भी मतलब नहीं है। हाँ बस क्या, इन दोनों इक्वेशन को अगर तुम सॉल्व करोगे तो बिल्कुल सही वो क्या देता है, इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट नोटेशन होगा ये उसी को देगा, बट ये वो लाइंस नहीं है। समझ गए ना? तो इतना ही आसान होता तो हम उतनी मेहनत क्यों करते, एक्स में कॉर्टिक बनाते, फिर उसके रूट्स निकालते, फिर उसका डेल 0 करते, तो वहां से हम लोग लाइंस की इक्वेशन निकालते थे। कितना लंबा तरीका था, सीधा ये नहीं कर लेते। समझ गए? हाँ, इससे बस मुझे पॉइंट नोटेशन जरूर मिल जाएगा और साफ साफ दिख रहा है, पॉइंट नोटेशन कितना होगा, 1,1 होगा। ये चला, यहां तक क्लियर है? मीन्स ये जो भी पेयर ऑफ लाइंस होते, हमें नहीं पता कौन से हैं, ये कंफर्म है कि ये दोनों लाइंस किस पे 1,1 पे तुम्हारे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। यहां तक तो मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। लेकिन समझना, हमें समझना, हम समझना एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन तभी निकाल सकते थे कि अगर ये समझना, ये अगर होमोजेनियस इक्वेशन होते तो समझना क्यों ना मैं ओरिजिन को समझना देना, अभी ओरिजिन तुम्हारा कहां 0,0 पे, तो अब साथ इसकी जो इक्वेशन आएगी वो नॉन होमोजेनियस आएगी। तो होमोजेनियस होने के लिए क्या होना चाहिए था, इस पूरे पेयर ऑफ लाइंस को ओरिजिन पे शिफ्टेड होना चाहिए था। तो समझना तुम्हारे पास दो ऑप्शन है ना, दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या, इस पूरे ग्राफ को शिफ्ट कर दो 0,0 पे, पहला ऑप्शन। मसलन में तुम किसी ग्राफ को, ध्यान रखना, तुम किसी ग्राफ को शिफ्ट कर रहे हो अल्फा कॉमा बीटा से 0,0 पे, तो क्या करते थे, याद करो, एक्स को रिप्लेस करते थे किससे, एक्स प्लस अल्फा से, वाई को रिप्लेस करते थे वाई प्लस बीटा से। लेकिन इसको करने से अच्छा, ध्यान देना, मैं उल्टा कर रहा हूं,
मैं क्या कर रहा हूं, इस ओरिजिन को समझना मैं शिफ्ट कर ले रहा हूं 1,1 पे। ध्यान देना, मैंने क्या किया, मैंने ओरिजिन को अब समझना शिफ्ट कर दिया। ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 1,1। तो सुना, ओरिजिन को अगर मैं शिफ्ट करता 1,1 पे, तो ये क्या होता तुम्हारा नया कैपिटल एक्स, ये तुम्हारा क्या होता नया कैपिटल वाई होता। लेकिन देखो अब समझ गए ना, तो ये होता तुम्हारा कैपिटल एक्स और ये होता तुम्हारा कितना कैपिटल वाई। तो अब इस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ये जो तुम्हारा पेयर ऑफ लाइंस था, इसकी इक्वेशन चेंज हो जाती, और इक्वेशन चेंज होती तो इक्वेशन होती क्या, तो कैपिटल एक्स इक्वल टू कितना x माइनस 1, कैपिटल वाई इक्वल टू कितना y माइनस 1। तो स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल x प्लस 1 एंड स्मॉल y इक्वल टू कितना कैपिटल y प्लस 1। तो जहां पे स्मॉल x और स्मॉल y दिख रहे थे उनको रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल x और कैपिटल y से। तो ये कितना बन जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, तो 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ कितना x प्लस 1 y प्लस 1 माइनस का 5 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, ठीक है, माइनस का 7 टाइम्स ऑफ y प्लस 1 प्लस का c इक्वल टू कितना 0। और c पक्का कुछ ऐसा होगा, है ना, c कंफर्म कुछ ऐसा होगा जिसके लिए ये सब ना कुछ ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hx में टूट रहा होगा। ये चला, और देख भी लो, चेक कर लो, देखना यहां से x का स्क्वायर बस यहीं से मिलता प्लस 2y का स्क्वायर, समझ गए ना, ठीक है, एक्स वाई का कोएफिशिएंट, तो एक्स वाई का कोएफिशिएंट बस यहीं से आता शायद 3xy, ठीक है। बाकी देखना पक्का सब कट रहे होंगे। यहां से देखना x कितना बनता, 1 प्लस का 2x, x बनता यहां से प्लस का 2, 1x यहां से आता, देखो प्लस का 3, 1x देखो यहां से आता माइनस का 5, देखो 0 बना। y का कोएफिशिएंट, एक यहां से आता प्लस का 2y और 2, तो कितना प्लस का 4, एक y यहां से आता प्लस का 3, एक y यहां से आता माइनस का 7, देखो 0 बना। कांस्टेंट टर्म, एक यहां से आता 1, एक यहां से आता 2, एक यहां से आता 3, एक यहां से आता माइनस 5, एक यहां से आता माइनस 7 और एक आता प्लस c। तो c पक्का ऐसा होगा जिसके लिए 0 बन रहा होगा। तो 3 6 6 माइनस 12 माइनस 6, तो c पक्का तुम्हारा क्या रहा होगा, प्लस का 6 रहा होगा। तो इसका डे 0 करना, देखना पक्का c प्लस का 6 आ रहा होगा, ठीक है। तो सुना, ये जो नई इक्वेशन बन गई, तो ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया, तो ये जो इक्वेशन बन गई वो क्या बन गया, x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 3xy इक्वल टू कितना 0। तो ये समझना, ये जो पेयर ऑफ लाइंस था इसकी इक्वेशन है नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ ही, समझ गए। तो ये जो तुम्हारा नया कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसके हिसाब से इसकी जो इक्वेशन है वो कुछ अपनी ये बन गई, इतना आया। अब देखना, और अब अच्छी बात सुना ये है कि ये अब अगर हम सुना नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, अगर मान लो ये अगर इसकी इक्वेशन होती, तो अब इसके समझना मैं एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन में निकाल सकता हूं, सोचो, अब इसके मैं एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल सकता हूं। तो इसके जो एंगल बाइसेक्टर के जो इक्वेशन होते सके नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, वो कितने होते, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, a माइनस बी 1 माइनस 2 इक्वल टू एक्स वाई अपॉन h क्या होगा तुम्हारा 3/2। तो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से जो इक्वेशन आई वो तुम्हारी कितनी आ गई, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर माइनस कितना 3x स्क्वायर और कितना माइनस का 2xy इक्वल टू कितना 0। ये इक्वेशन होती उस एंगल बाइसेक्टर की, बट किसके रिस्पेक्ट में, नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में। बट एक्चुअल में जो क्वेश्चन था वो तो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का था। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे वापस से कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई से। तो सिंपली जहां जहां पे कैपिटल वाई था और कैपिटल एक्स था, समझ गए, तो फाइनल आंसर तो हमें इसी में देना पड़ेगा ना। उसने ये थोड़ी पूछा था कि नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से बताओ उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसने तो पूछा इसी के रिस्पेक्ट में था, हमने पहले इसके रिस्पेक्ट में निकाल दिया और सिंपली जहां जहां कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई था उसको वापस से रिप्लेस कर दिया स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई से। तो जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके रिस्पेक्ट में आंसर आ जाएंगे। तो सिंपली रिप्लेस कर दो एक्स को एक्स माइनस 1 से, वाई को वाई माइनस 1 से, तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ कितना वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ कितना एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 1 वाई माइनस 1 इक्वल टू कितना 0। तो दिस इज द फाइनल आंसर।
तो तरीका समझ में, हमने करा क्या क्या, ये शिफ्टेड था, हमें इसके एंगल बाय स्टेट इक्वेशन नहीं पता थी, तो हमने क्या ओरिजिन को यहां शिफ्ट कर दिया। तो ये जो इक्वेशन थी, अब ये होमोजेनियस पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन थी, तो इसके मुझे एंगल बाय स्टेट इक्वेशन निकालना आता था, मैंने वो निकाल लिया। बट वो जो इक्वेशन आती वो इस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से आता, बट हमें चाहिए ओल्ड के हिसाब से था, तो वापस से कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को मैंने क्या किया, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये अगर आ गया होगा तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, चलो सीख कितना, आगे चलें, इसको हटा रहा है ना। हाँ, अगला कंसेप्ट देखना, ये काफी अच्छा है, ये इसको हम लोग कहते हैं बेसिकली कंसेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन, कंसेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन। ठीक है, इसका प्रूफ मैं डिस्कशन में दे दूंगा अगर चाहिए हो तो, वैसे गंदा होता है थोड़ा सा। वैसे मतलब होता क्या है सर ना, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस छोड़ो, देख लो पहले, ये मान लो तुम्हारा कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम होता, ये मान लो कोई भी 2 डिग्री कर्व होता, कोई भी जनरल, तुम्हारे इसकी इक्वेशन में होती वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर 2h एक्स वाई प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस c इक्वल टू 0। ये मान लो कोई भी 2 डिग्री कर्व होता, ये मान लो होता कोई भी लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, कोई भी लाइन होती। ठीक है, तो सर ना इस 2 डिग्री कर्व को इस लाइन ने जहां इंटरसेक्ट किया होता, मान लेते ये पॉइंट्स होते ए और बी, तो इन पॉइंट्स को और ओरिजिन को ज्वाइन करने वाले जो लाइंस बनते, समझ गए ना, इन पॉइंट्स को ओरिजिन से ज्वाइन करो, तो ये जो 2 लाइंस बनती, इन दोनों लाइंस की जो कंबाइंड इक्वेशन होगी वो हमें निकालने का तरीका हम इसमें सीख रहे हैं। तो हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, समझ में आया कि कोई भी 2 डिग्री कर्व है, उसको किसी भी रैंडम लाइन ने 2 जगह पे इंटरसेक्ट किया होता है ए और बी पे, उन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को अगर तुम ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो 2 लाइंस बनती, तो उनकी जो कंबाइंड इक्वेशन होगी, ये जो पेयर ऑफ लाइंस बनेगा, उनकी जो कंबाइंड इक्वेशन होगी वो हम लोग कैसे निकालेंगे वो देख रहे हैं। ठीक है, तो देखना वो कैसे निकालेंगे। तो सर ना जो भी तुम्हारा 2 डिग्री कर्व होगा वो मान लो कुछ कैसा होता है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस c इक्वल टू 0। ये तुम्हारा जनरल 2 डिग्री कर्व था। जो तुम्हारा लाइन था उसकी इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो ये जो पेयर ऑफ लाइंस होते, इसकी जो इक्वेशन होती वो समझना हम लोग कैसे निकालते हैं। तो उसको निकालने के लिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हर टर्म की डिग्री को 2 बनाने की कोशिश करते हैं या होमोजेनाइज करने की कोशिश करते हैं पूरी इक्वेशन को। ठीक है, और जहां जहां पे डिग्री कम पड़ती है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, समझना, देखो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो वहां पे सिंपली सुनना, यहां पे इसको मैं ऐसे लिख लूं y माइनस का mx इक्वल टू कितना c, तो यहां से y माइनस mx बाय c, दिस इज इक्वल टू कितना 1। तो जहां जहां पे डिग्री कम पड़ेगी वहां वहां हम लोग क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ अभी समझ में आएगा। तो देखो इस टर्म की डिग्री पहले से 2 थी तो यहां कोई दिक्कत नहीं, इस टर्म की डिग्री भी 2 थी, यहां भी कोई दिक्कत नहीं, इस टर्म की डिग्री भी 2 थी, एक x था एक y था, तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। इस टर्म की डिग्री 1 थी, ध्यान देना 1 थी, तो 1 डिग्री कम है, तो क्या करेंगे यहां पे हम लोग 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 मतलब कितना, y माइनस mx बाय कितना c। इस टर्म की डिग्री भी 1 कम थी, तो क्या करेंगे, इस टर्म में भी हम लोग क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 मतलब कितना, y माइनस mx बाय c। इस टर्म में से ना 2 डिग्री कम थी, तो क्या करेंगे, यहां पे 1 स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 क्या था, y माइनस mx बाय c। समझ गए। अब समझना हर टर्म की डिग्री 2 हो गई, देखो x इंटू 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, तो ये समझना जो इक्वेशन होती है वही सिंपली ये जो कंबाइंड इक्वेशन होगी उसकी इक्वेशन होगी। मींस ये जो पेयर ऑफ लाइंस होता उसकी इक्वेशन डायरेक्टली इस चीज से हमें मिल जाएगी। देखो ये तो कंफर्म है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होंगे, क्यों,
क्योंकि हमने हर टर्म की डिग्री 2 कर दी। तो फाइनली इसको सोचो, जब सिंप्लीफाई करोगे तो x का स्क्वायर होगा, y का स्क्वायर होगा और xy वाला टर्म होगा। मीन्स ये तो कंफर्म पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। समझ गए? मीन्स ये जो इक्वेशन होती है वो किसकी होती है? इस पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन होती है। ठीक है, वो कैसे होता है अभी उससे मतलब मत रखो। ठीक है, अभी बस सोचो हमने करा क्या, सिंपली समझ में आ गया ना कि सिंपली जो भी लाइन की इक्वेशन होगी उसमें y और x वाला टर्म एक साइड ले जाओ और जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको नीचे भेज के यहाँ पे 1 की वैल्यू निकाल लो। अब जहां जहां पे डिग्री कम बचे बस वहां पे सिंपली 1 का मल्टीप्लाई कर दो या 1 स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो इक्वेशन आती है वो सिंपली ये जो पेयर ऑफ लाइंस होगा सीधा इसकी इक्वेशन दे रहा होगा। ठीक है, ये समझ में आया थोड़ा बहुत? ठीक है, अभी देखना एग्जांपल देखो। तो जैसे समझना, मान लो होता ये, मान लो अपना एक सर्कल होता x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 4, x का स्क्वायर इक्वल टू y का स्क्वायर इक्वल टू कितना? 4। मान लो मैंने एक लाइन की इक्वेशन दी तो मैं y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो इस लाइन ने इस सर्कल को मान लो तुम्हारी 2 जगह पर कट किया। ठीक है, ये सर्कल था, ये y इज इक्वल टू x प्लस 1 ये लाइन थी अपनी। इसने सर्कल को मान लो 2 जगह पर कट किया, a और b पे। ठीक है, तो ये जहां पे इसने इसको कट किया उनको ओरिजिन से ज्वाइन कर दो। इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करो, इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करो। ठीक है, तो देखना एक लाइन ये बनेगी, एक लाइन ये बनेगी, L1 और L2। तो ये जो 2 लाइंस बनी इनकी कंबाइंड इक्वेशन मान लो हमें निकालनी होती है। तो एक तो तरीका बड़ा लंबा सा कि भाई इन दोनों को सॉल्व करो, ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा। अब इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करके लाइन बनाओ, इसको इससे ज्वाइन करके लाइन बनाओ, फिर दोनों को कंबाइन कर दो। एक तरीका ये था। या सीधा मैं होमोजेनाइजेशन वाले कंसेप्ट का यूज करूं। तो ये सिंपली क्या कहता है कि कोई भी अगर 2 डिग्री कर्व है, इसको अगर किसी लाइन ने अगर इंटरसेक्ट किया 2 पॉइंट पे, A और B पे, तो जिन 2 पॉइंट्स पे इसने इसको इंटरसेक्ट किया था उनको अगर मैंने ओरिजिन से अगर कनेक्ट किया होता तो जो 2 लाइंस बनती उनकी कंबाइंड इक्वेशन डायरेक्टली मैं उस तरीके से निकाल सकता हूं। समझ गए? और वो तरीका क्या था कि जो भी 2 डिग्री कर्व है उसमें हर टर्म को 2 डिग्री का बना लो, नहीं है तो देखो, समझ गए ना? तो पहले यहां से मैं 1 की वैल्यू निकालूं, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? x को इधर भेजो। अच्छी होती है, यहां पे सुनो कोई कांस्टेंट टर्म था ही नहीं, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 1, तो यही तुम्हारी 1 की वैल्यू आ गई। अब ये जो था तुम्हारा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 4, ये जो 2 डिग्री इक्वेशन थी इसमें हर टर्म की डिग्री 2 कर लो। तो भाई ये 2 डिग्री का पहले से ही था, ये भी पहले से ही था, इसको इधर लाया तो भाई देखा इसमें 2 डिग्री कम थी, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 1 स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 1 क्या था अपना? y माइनस का x, बस इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली ये जो तुम्हारा पेयर ऑफ लाइंस होता, ये और ये, इनकी जो कंबाइंड इक्वेशन होती है वो डायरेक्टली इससे मिल जाती है। समझ गए ना? देखो कितना आसान था। ये चल रहा है क्या क्या हो रहा है? ठीक है, समझ गए? मान लो अगर तुमसे पूछा होता कि मान लो ये कोई तुम्हारा पैराबोला था, y इक्वल टू कितना? x का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये मान लो तुम्हारा कोई पैराबोला था, इसको एक लाइन ने कट किया, मान लो होता लाइन x प्लस वाई इक्वल टू मान लो 6 होता। ठीक है, अब इसने इसको जहां कट किया A और B पे, इनको हमने क्या करा? ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। तो ये जो 2 पेयर ऑफ लाइंस होते हैं इनके बीच में एंगल जो होता हमें वो पता करना था, ये कितना होगा। ठीक है, तो सोचो वैसे करने जाते तो काफी लंबा जाता, लेकिन डायरेक्टली समझना, किसी भी 2 डिग्री कर्व को किसी भी लाइन ने कट किया A और B पे और उन पॉइंट्स को ओरिजिन से मिला दो। ध्यान देना, फिक्स से ओरिजिन से ही मिलाना है। तो उन दोनों को ओरिजिन से मिला के जो पेयर ऑफ लाइंस जो मिलेगी उसकी कंबाइंड इक्वेशन हमें डायरेक्टली कंसेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन से मिल सकती है। और वो कैसे मिलेगी? सिंपली जो भी 2 डिग्री का कर्व था, समझना, उसमें सबकी डिग्री 2 कर दो। और 2 करने का तरीका क्या है? यहां पे 1 की वैल्यू निकालो लाइन की इक्वेशन से। तो लाइन की इक्वेशन से अगर मैं 1 की वैल्यू अगर निकालूंगा तो 1 की वैल्यू समझना कुछ ही आएगी, x प्लस वाई बाई 6 इक्वल टू 1। तो हर एक टर्म की डिग्री 2 कंप्लीट कर लो। तो y के साथ ध्यान, इसकी डिग्री, तो इसकी जो डिग्री थी इसके साथ भी 1 थी, तो 2 करना था तो इसमें एक 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ता था, x प्लस वाई बाई 6। इसकी डिग्री से ना पहले से ही 2 थी। इसकी जो डिग्री थी वो 0 थी, तो इसमें 2 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना बनेगा? x प्लस वाई बाय 6 का कितना? होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 0। और ये जो तुम्हें इक्वेशन देगा वो दिस विल बी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग, सॉरी, ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग A विथ ओरिजिन एंड B विथ ओरिजिन। समझ गए? और हमें इनके बीच का एंगल चाहिए था,
और अच्छी बात है, ये अगर कोई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस अगर इक्वेशन अगर हमें पता है तो इसके हमें बीच का एंगल भी पता होता है, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ x² माइनस ab अपॉन a प्लस b। लेकिन उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मींस ax का स्क्वायर प्लस by स्क्वायर टाइप का। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई अगर करूंगा तो यहां से देखना x के स्क्वायर का कोफिशिएंट तो खाली यहीं से मिलेगा कितना, -1, y स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है, सॉरी एक यहां से ही मिलता है x स्क्वायर, सॉरी, तो चाहो तो एक 6 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, है ना, तो 6 एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक 6 यहाँ जाएगा, यहाँ पे एक 36 आ जाएगा और यहाँ पे ये हट जाएगा, समझ गए ना। अब देखते हैं, तो x के स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से कितना आता है, -36, यहाँ से कितना आता -1, y स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट एक यहाँ से आता -1, एक y स्क्वायर का यहाँ से आता +6, ठीक है ना, एक एक्स वाई का कोफिशिएंट, तो एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना आता है तुम्हारा, यहाँ से +6 और एक एक्स वाई का यहाँ से 2xy और एक -1, तो कितना -2। तो देखना, तो ये अगर इसको मैंने लिखा तो ये कितना जाएगा, -37x का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से +5y का स्क्वायर और कितना +4xy इक्वल टू कितना 0, कुछ अपना ये बन गया। और अब हमें समझना एंगल निकालना इजीली आता है, कितना होता है, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ h का स्क्वायर माइनस ab, h का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस ab 5 इंटू कितना 37, ठीक है ना, तो 50 35 85 प्लस का तो 185 अपॉन a प्लस b, तो -37 + 5 तो कितना बनेगा -32, ठीक है, ये tan थीटा आता, तो थीटा कितना आता, tan इनवर्स ऑफ दिस चीज, तो इनके बीच का जो एंगल आता वो सीधा कितना आता 2 अंडर रूट ऑफ 181 अपॉन कितना 32, ये इसके बीच का एंगल होता, समझ गए। मीन्स कंसेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन से हमें एक फिक्स पेयर ऑफ लाइंस मिलता है, और कौन से पेयर ऑफ लाइंस में आगे ना, किसी भी 2 डिग्री कर्व को जो लाइन कट कर रहा है उनका पॉइंट रोटेशन और उनको ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, तो ये जो पेयर ऑफ लाइंस होते हैं उसकी इक्वेशन हमें मिल जाती है सीधे यहाँ से। हाँ देखना, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन होता है अपना, द लाइंस जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड द कर्व दिस टू द ओरिजिन, मीन्स सिंपली वो एक कर्व था अपना, मान लो जो भी कर्व था हमें नहीं पता, और ये लाइन थी अपनी x + y = 1, तो इस लाइन ने उस कर्व को जहां कट किया वहां पे द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस टू द ओरिजिन, ठीक है ना, तो ये जो दो लाइंस थे ये इसने दे रखा था, कहते हैं आपस में 90 डिग्री थे, इसने वो बना गलत है बट समझ गए ना, ये इसने दे रखा कितना है 90 डिग्री है। तो हमसे पूछा गया है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो वापस से सिंपली समझना, ये जो पेयर ऑफ लाइंस होते हैं उसकी इक्वेशन हम डायरेक्टली कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन से निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली पहले तो 1 के लिए निकाल लो, अच्छा तो 1 के लिए क्या होगी, x + y ही होगी। अब यहाँ पे जहां जहां डिग्री कम है उसको डिग्री को 2 कर दो, तो x का स्क्वायर की डिग्री पहले से 2 थी, y स्क्वायर डिग्री पहले से 2 थी, माइनस का 2y, यहाँ पे 1 डिग्री कम था, तो 1 डिग्री कम था तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मतलब कितना x + y, लैम्डा यहाँ पे सर 2 डिग्री कम थे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x + y के होल स्क्वायर से। तो ये जो इक्वेशन आई वो डायरेक्टली क्या होगा, ये जो दो लाइंस होते उनकी कमांड इक्वेशन है। अब ये दे रखा था ये जो दो लाइंस थे आपस में परपेंडिकुलर थे, और सिर्फ कोई भी दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर कब होते हैं, व्हेन a + b = 0, समझ गए ना, tan थीटा 2 अंडर रूट ऑफ x² माइनस ab अपॉन a + b में a + b जो नीचे आता था वो 0 बन जाए अपना, समझ गए। मीन्स यहाँ पे अब मुझे बस क्या करना पड़ेगा, a और b, a + b 0 करना पड़ेगा, और a और b क्या है, x² और y² का कोफिशिएंट, तो पहले इसको मैं सिंप्लीफाई करके वो निकाल लेता हूँ। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ से कितना आता 1, यहाँ से तो आएगा नहीं, यहाँ से कितना आएगा प्लस का लैम्डा, y² का कोफिशिएंट यहाँ से कितना आता 1, यहाँ से माइनस का 2, यहाँ से प्लस का लैम्डा, बाकियों की जरूरत है नहीं क्योंकि हमें a + b तो चाहिए बस, तो a + b मीन्स कितना 1 + लैम्डा प्लस यहाँ से कितना आएगा -1 + लैम्डा, दिस इज इक्वल टू कितना 0, तो यहाँ से लैम्डा कितना आ गया 0 ही आ गया, तो लैम्डा को तुम्हारा कितना होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा, समझ गए, और लैम्डा को 0 होना पड़ेगा, समझ गए ना। तो इस लैम्डा के लिए क्या होगा, अपने आप ये जो पेयर ऑफ लाइंस बनेंगे वो आपस में तुम्हारे कैसे होंगे 90 डिग्री में होंगे, समझ गए, ठीक है, चलो सही बात है, ठीक है, ये तो समझना सिंपल था। अगर समझना मैं इसमें एक छोटा सा चेंज कर दूं, लाइन जॉइनिंग
point direction of this and this and 1, 2 are perpendicular to each other, then the value of lambda. अब क्या करेंगे? मैं समझ गए? इस बार मैंने समझा क्या किया? ठीक है, 1, 2 तो नहीं, कुछ ये कर देता हूँ, -1, -2 कर देता हूँ, -1, -2. ठीक है, मीन्स ये कर्व था, ये लाइन थी. इस बार मैंने क्या किया, इस लाइन ने इसको कर्व को कट किया यहां पर, यहां पे, और इस बार मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ओरिजिन से ना मिला के मैंने किससे मिला दिया, -1, 2 से मिला दिया, -1, -2 से मिला दिया मतलब. और यहां पे सना इस बार इसने क्या करा, 90 डिग्री शिफ्ट किया. तो अब वैल्यू ऑफ लैम्डा क्या होगा, मान लो ये पूछा होता. तो समझने की कोशिश करना, हमने जो कंसेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन पढ़ा था वो तभी पढ़ा था जब कर्व लाइन को जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम लोग जब ओरिजिन से मिलाते थे. ध्यान देना, ये जो फॉर्म था ये तभी था जब इन लाइंस को हमने ओरिजिन से मिलाया होता. बट इस बार समझना, हमने इन लाइंस को ओरिजिन से नहीं मिलाया, -1, -2 से जाके मिला दिया. तो इस बार अगर तुम होमोजेनाइजेशन अगर करोगे भी तो इसकी क्वेश्चन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो समझ गया ये तब काम करता है होमोजेनाइजेशन वाला कंसेप्ट जब हमने इसको ओरिजिन से मिलाया होता. बट यहां पे तो कुछ और पॉइंट था. तो इस बार तुम ये जो सेट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस होंगे इसकी क्वेश्चन कैसे निकालोगे? क्वेश्चन ये है, सोचो थोड़ा सा. ठीक है, चलो सोचना और मुझे बताना डिस्कशन में कैसे करते इस क्वेश्चन को. ठीक है, अब लैम्डा के लिए कैसे निकालते, समझ गए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तो ये तुम्हारा था कंसेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन. ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से स्ट्रेट लाइन खत्म होता है तुम्हारा, इतना ही था अपना, है ना? ठीक है, पता नहीं शायद हो गया मेरे हिसाब से सब. ठीक है ना? ठीक है, तो अब पूरे जो सीटी था उसको कंप्लीट कर लेना, जो भी था इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज और जे कॉर्नर वगैरह, ओएल वगैरह, वो सब भी कंप्लीट कर लेना. धीरे धीरे 1-2 दिन में सब डिस्कस कर लेंगे अपन लोग, है ना? ठीक है, चलो मिलते हैं क्लास में ना.